हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल वाला चैप्टर। ये इस चैप्टर की हमारी थर्ड वीडियो है। 2 वीडियोस हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने इफ, एलिफ, एल्स वगैरह के बारे में स्टडी किया था। आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 11th का जो है CS और IP का सिलेबस कवर कर रहे हैं। दोनों ही सब्जेक्ट्स में पाइथन जो है हमारी मेन लैंग्वेज है जो कि हमारे सिलेबस का मोस्ट पार्ट कवर कर रही है और इसीलिए हम पाइथन जो है वो बेसिक से पढ़ रहे हैं। पाइथन फंडामेंटल्स और डाटा हैंडलिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके बाद ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है फ्लो ऑफ कंट्रोल, एट प्रेजेंट हम ये वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर कर रहे हैं जिसमें हमने इफ और एलिफ ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड इफ के बारे में। तो जिन स्टूडेंट को इफ, एलिफ और एल्स की नॉलेज नहीं है वो स्टूडेंट्स पहले हमारी प्रीवियस वीडियोस से जो है स्टडी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने स्कूल में, क्लास में, ट्यूशन पे कहीं पे भी अगर ये टॉपिक पढ़ रखा है तो आप इसे एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नेस्टेड इफ। सबसे पहली चीज कि नेस्टेड इफ होता क्या है। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश से कंपेयर करें तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर दूसरी चीज। ठीक है, जब हमारी एक चीज किसी दूसरी चीज के अंदर इनक्लोज्ड होती है तब हम उसे बोलते हैं कि वो नेस्टेड है, वो एक पिंजरे में कैद है। आप इसे ऐसे सोच सकते हो, राइट, कि उसकी अपनी इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ऑलरेडी एक बॉक्स के अंदर है, ऑलरेडी किसी और कंडीशन के अंदर है। ये स्टेटमेंट आपकी इंडिपेंडेंट या स्टैंड अलोन कंडीशन नहीं होती है, ये टोटली किस पर डिपेंड होती है, आपके आउटर इफ पर डिपेंड होती है। इसीलिए इस वाले इफ को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। यानी कि एक इफ के अंदर जो एक इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन का ब्लॉक है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं हम उसमें दोबारा से अगर इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं तो उस टाइप की स्टेटमेंट्स को बोला जाता है नेस्टेड इफ। अब जो हमारा नेस्टेड इफ होता है वो हमारा इफ ब्लॉक के अंदर भी हो सकता है, एलिफ ब्लॉक के अंदर भी हो सकता है और एल्स ब्लॉक के अंदर भी हो सकता है। तीनों में से किसी भी ब्लॉक के अंदर आप अलग से कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट कि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपकी जो मेन कंडीशन होती है इफ, और आप कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कॉलन लगा के। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो भी इस इफ कंडीशन के ट्रू होने पे जो पार्ट एग्जीक्यूट होना है हम वो मेंशन करते हैं। तो जस्ट सपोज कि हमारे प्रोग्राम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसमें हमें जो काम करना है वहां भी हमें दोबारा से कंडीशन चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला गया है कि जिन स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ज्यादा हैं, इट मीन्स उनके टोटल मार्क्स जो हैं वो 80 से ज्यादा होने चाहिए और उनके मैथ्स में जो है 75 से ज्यादा होने चाहिए, तो आपको कुछ एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि मार्क्स जो है वो 80 से ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद अगर मैथ्स में 75 से ज्यादा है तो आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, अगर साइंस में 75 से ज्यादा है तो अलग एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। तो यानी कि मेन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मार्क्स जो है 80 से ज्यादा तो होने चाहिए, उसके बाद आपको मैथ्स और साइंस को चेक करने की जरूरत है। तो इस तरीके की कंडीशंस की पहले आपको एक आउटर कंडीशन जो है वो चेक करनी है, उसके बाद आप आगे फर्दर डिसाइड करेंगे। वहां पर हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। तो अब हम उसका सिंटेक्स देख रहे थे, इफ कंडीशन, और अब इसके अंदर आप दोबारा से जो है इफ कंडीशन अगर स्पेसिफाई करते हो तो इस तरीके से हम मेंशन करेंगे। और यहाँ पे इस वाले इफ से रिलेटेड जितनी स्टेटमेंट होंगी उनका इंडेंटेशन लेवल आपका ये रहेगा। अगर इस इफ के साथ आपको कोई एलिफ या एल्स एसोसिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपर जो आपने इफ स्टेटमेंट पढ़ी है वो सारा कुछ यहाँ पर आपका वैलिड होता है। आप अंदर फुल जो है यहाँ पे लिख सकते हो, और अगर यहाँ पे इसके साथ कोई एल्स एसोसिएटेड है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे।
जब आपका ये वाला इफ पार्ट पूरा हो गया, चाहे इसमें सिर्फ एक ये स्टेटमेंट हो या फिर इफ एलिफ दोनों हो या फिर इफ एलिफ और एल्स तीनों हो, ये पूरा पार्ट मेंशन करने के बाद अगर इस इफ कंडीशन के अंदर आपको कुछ और एग्जीक्यूट करवाना है तो आप वो मेंशन करेंगे। और फिर इस लूप से बाहर आने के बाद अगर इस वाले इफ से एसोसिएटेड कोई एलिफ या एल्स है तो वो हम मेंशन करेंगे। यहां पर आपके सिंटैक्स में कुछ भी चेंज नहीं होता है, जो आप पहले से करते आए हैं बिल्कुल सेम सारा सब कुछ वैसा ही रहता है। बस अगर आपने इफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन या एल्स के अंदर कोई कंडीशन मेंशन की है तो उसे हम नेस्टेड कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है आपका, ये क्या है, नेस्टेड इफ, क्योंकि एक इफ के अंदर जो है वो डिफाइंड है तो ये नेस्टेड होता है हमारा। जैसे हमने यहाँ इफ कंडीशन में पढ़ा, सेम इसी तरीके से आप एलिफ में और एल्स में भी यहाँ पर नेस्टेड कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक इफ कंडीशन, और इफ वाला ब्लॉक यहाँ मेंशन हो गया। इसके बाद एलिफ, जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एलिफ एग्जीक्यूट होता है। अब जब अगर हमारी एलिफ वाली कंडीशन ट्रू है, उस केस में जस्ट सपोज आपको फर्दर कोई कंडीशन चेक करनी है तो वो हम कैसे मेंशन करेंगे, एलिफ ब्लॉक के अंदर। इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे अभी आपने इफ कंडीशन में मेंशन करना सीखा था, वैसे ही एलिफ के अंदर भी आप नेस्टेड इफ जो है वो डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद इस लूप से बाहर आके अगर आपका इस इफ से रिलेटेड कोई एल्स है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सिमिलरली अगर आपको एल्स ब्लॉक में नेस्टेड कंडीशन मेंशन करनी है तो वो भी आप इसी तरीके से कर देंगे। इफ कंडीशन इफ ब्लॉक, एलिफ कंडीशन एलिफ ब्लॉक एंड देन एल्स पार्ट। और अगर एल्स पार्ट में दोबारा से आपको कोई कंडीशन मेंशन करनी है, ऐसा नहीं है कि एल्स पार्ट में यहाँ पर कोई कंडीशन चेक नहीं होती तो आप इसके ब्लॉक में भी कोई कंडीशन चेक नहीं कर सकते, जी नहीं। अगर आपकी ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसमें अगर आपको आगे कोई कंडीशन चेक करनी है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, सेम उसी फॉर्मेट में जैसे कि पहले किया है, इफ एलिफ एंड एल्स। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये आपका नेस्टेड इफ हो गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो था ये नेस्टेड इफ हो गया। अब अभी तक जो मैंने आपको ये तीन सिंटैक्स दिखाए, यहाँ पर हमारा क्या था कि इंडिविजुअल था कि पहले सिर्फ इफ ब्लॉक में कंडीशन लगाई है नेस्टेड, या एलिफ में लगाई है, या एल्स में। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि आप सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर नेस्टेड कंडीशन दे सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर भी नेस्टेड कंडीशन दे सकते हैं। जस्ट सपोज आपको इफ एलिफ एल्स तीनों में आगे फर्दर नेस्टेड कंडीशन देनी है तो वो आप बिल्कुल इजीली दे सकते हैं। पहले हमने इफ कंडीशन लगाई, इसके अंदर हमने नेस्टेड कंडीशन स्पेसिफाई की, इफ एलिफ एल्स या सिर्फ इफ पार्ट या एल्स पार्ट, जो भी पार्ट इसमें हमें देना है वो हमने मेंशन किया। उसके बाद हमारा एलिफ कंडीशन, और इसके बाद एलिफ से रिलेटेड जो हमारा एलिफ ब्लॉक के अंदर जो हमें कंडीशन चेक करनी है फर्दर, वो पार्ट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इफ और एलिफ है, एल्स पार्ट नहीं है। अब इस इफ और इस एलिफ से रिलेटेड जो एल्स आएगा, ये मैं आपका आगे यहाँ फर्दर लिख रही हूँ एल्स, और यहाँ पे सपोज आपको फर्दर एक कंडीशन चेक करनी है तो वो आप मेंशन कर देंगे। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, अगर इफ से रिलेटेड कोई एलिफ या एल्स नहीं है तो सिर्फ इफ कंडीशन भी आप लिख सकते हैं। आपको पता है कि इफ जो है वो स्टैंड अलोन कंडीशन होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके साथ हमेशा ही कोई एसोसिएटेड एलिफ या एल्स हो। तो अगर सिर्फ इफ कंडीशन है तो इफ लिख दीजिए, सिर्फ इफ और एलिफ है, कोई एल्स ब्लॉक नहीं है तो सिर्फ इतना भी आप लिख सकते हैं, और अगर तीनों है तो आप तीनों भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आपके पास एलिफ और एल्स है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपको बस इफ कंडीशन लगानी आनी चाहिए। वो कंडीशन आप इंडिपेंडेंटली भी लगा सकते हो, किसी ब्लॉक के अंदर भी, किसी इफ स्टेटमेंट के अंदर, या फिर हम आगे आइटरेटिव स्टेटमेंट्स जब पढ़ेंगे तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, उनके अंदर भी हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं। या फिर जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो फंक्शंस के अंदर भी हम कंडीशंस लगा सकते हैं। तो आप हर ब्लॉक के अंदर जो है कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, सिर्फ हमें सिंटैक्स जो है वो सही से आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि जब तक हम इससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम, कोई एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक चीजें जो है वो क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ने से चीजें इतना अच्छे से समझ में नहीं आती हैं जितना कि उन्हें प्रैक्टिकली करने से आती हैं।
Just suppose we have 3 numbers and we have to arrange them in ascending order. ठीक है, तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारे पास हमें यूजर से 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं और उसके बाद हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं x, y एंड z, तो हम उन्हें इस ऑर्डर में जो है अरेंज करेंगे x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। सबसे पहला काम यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यूजर से 3 नंबर जो है इनपुट लेने होंगे। तो हम यूजर से 3 नंबर्स इनपुट करवा लेते हैं। इंट इनपुट एंटर अ नंबर। इसके बाद हम सेकंड नंबर यूजर से इनपुट ले लेंगे। इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। और उसके बाद हम यूजर से क्या इनपुट करवाएंगे, उसका थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हम ले लेते हैं वेरिएबल z। इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। अब जब हमने यूजर से तीनों नंबर्स इनपुट करवा लिए, अब हमें क्या करना है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि पहले सबसे छोटा वेरिएबल, फिर उसके बाद उससे बड़ा और फिर उसके बाद सबसे बड़ा। ये मैंने लास्ट स्लाइड में आई थिंक ये गलत कर दिया। ये पहले सबसे स्मॉलर, उसके बाद उससे बड़ा और फिर उस लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले एक नंबर से स्टार्ट करेंगे हम कंपैरिजन। जो सपोज हम x से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर्स हैं, तो हमें मिनिमम, मीडियम और मैक्स 3 वेरिएबल्स की जरूरत भी पड़ेगी, तो वो हम करवा लेते हैं। 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, मिन, मिड एंड मैक्स। सबसे छोटा वेरिएबल हम मिन में स्टोर करवा लेंगे, उस बीच वाला वेरिएबल मिड में, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसे मैक्स में। इनिशियली हम तीनों को नन ले लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स वाई जेड में से कौन सा मिनिमम है, कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मीडियम है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे, तो किसी भी एक वेरिएबल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे एक्स से, चाहे वाई से, चाहे जेड से। सपोज मैं सबसे पहले एक्स से स्टार्ट कर लेती हूँ। इफ एक्स लेस देन वाई एंड एक्स लेस देन जेड। ठीक है, एंड कंडीशन आप सबको पता है कि एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए। इसके दोनों ऑपरेंड्स जो हैं ये ट्रू होने चाहिए, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए हम एंड लगाते हैं। तो यहां पर ये इफ कंडीशन मेरी कब ट्रू होगी, जब x की वैल्यू y से भी छोटी होगी और x की वैल्यू z से भी छोटी होगी। यानी कि हमें हमारा मिनिमम एलिमेंट मिल गया। मिनिमम एलिमेंट हमारा कौन सा है, x। ठीक है, अब जब इस इफ कंडीशन से हमें ये पता चल गया कि x जो है वो मिनिमम है, तो हमें y और z में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा मीडियम है और कौन सा लार्ज है। राइट, तो जो ये मीडियम और लार्ज फाइंड आउट करने वाला जो सिनेरियो है, ये हमें कब एग्जीक्यूट करना है, जब हमें ये मिनिमम एलिमेंट यहां से मिल गया x। तो अब इसके बाद हमें इसके अंदर जो है ये चेक करना है कि y और z में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। तो हम इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ y लेस देन z। अगर y की वैल्यू z से छोटी है तो यानी कि मीडियम एलिमेंट क्या हो गया, y, और मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो गया, z। तो हम क्या करेंगे, मिन इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कोमा। इक्वल साइन तो हम तब यूज करेंगे जब हमें सबको सेम वैल्यू देनी हो। तो मिन, मिड और मैक्स की वैल्यू जो है क्या क्या हो जाएंगी, मिन की वैल्यू हो जाएगी हमारी x, क्योंकि हमने पहले ही जो है फाइंड आउट कर लिया था। इस वाली कंडीशन से हमें मीडियम और मैक्स मिल गए कि y जो है वो मीडियम है और z जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर y जो है वो z से छोटा नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि y जो है वो बड़ा है। या तो इक्वल भी हो सकते हैं, अगर इक्वल है तो किसी को भी मिड दे दो, किसी को भी मैक्स दे दो। लेकिन अगर z बड़ा है तो z को जो है, सॉरी, z अगर छोटा है तो z को मिड मिलेगा और y को मैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एल्स। हमें अब कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। x हमारा मिनिमम था, y और z में से अगर y छोटा है तो y को मीडियम बना दिया, अगर y छोटा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, z को मीडियम बना देंगे। मिन कोमा मिड कोमा मैक्स।
इज इक्वल टू एक्स कोमा जेड कोमा वाई। ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन हमें कब चेक करनी है? सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारा x मिनिमम है, तभी हमारा y और z को कंपेयर करने का फायदा है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर x मिनिमम नहीं है तो हमें ये कंडीशंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिनेरियो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ तब यूजफुल है जब x की वैल्यू मिनिमम ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। ठीक है, बट सपोज x जो है वो मिनिमम नहीं था, हमारी ये फर्स्ट कंडीशन जो है यही हमारी फॉल्स हो गई कि x लेस देन y एंड x लेस देन z जो है इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो क्या होगा? फिर हम लगाएंगे एलिफ। अब हम नेक्स्ट वेरिएबल को चेक करेंगे। अभी तो हमने x को चेक किया था कि x मिनिमम है या नहीं, अब हम चेक करेंगे y को। तो एलिफ की कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, यहां से ये वाला पार्ट जो है कंटिन्यू कर रही हूँ। एलिफ किसे चेक करना है हमें? y को। तो एलिफ y लेस देन x एंड y लेस देन z, कि अगर y की वैल्यू जो है वो x से भी छोटी है और y की वैल्यू z से भी छोटी है, तो इस सिनेरियो में हमें मिनिमम एलिमेंट क्या मिल गया? y मिल गया। अब मिनिमम एलिमेंट तो हमें मिल गया, लेकिन मिड और मैक्स तो हमें अभी भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम दोबारा से क्या लगाएंगे? इफ कंडीशन। इफ x लेस देन z, y तो हमें मिनिमम मिल गया था, अब हमें x और z को कंपेयर करना है। तो अगर x की वैल्यू z से छोटी है तो x मीडियम हो गया और z जो है वो मैक्स हो गया, अदरवाइज z जो है वो मीडियम हो जाएगा और x जो है वो मैक्स हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ x लेस देन z, तो हमारे मिन, मिड और मैक्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? मिन की वैल्यू हमारी इस वाली कंडीशन से मिल गई थी हमें y, और इस वाली कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड हो गया कि x जो है वो मिड है और z जो है वो मैक्स है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, x की वैल्यू z से छोटी नहीं है, वो या तो z के बराबर है या z से बड़ी है, तो उस केस में हमारे मिन, मिड और मैक्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी? मिन कोमा मिड कोमा मैक्स इज इक्वल टू, मिन की वैल्यू तो y ही थी, अब हमारे मिड की वैल्यू हो जाएगी z और मैक्स की वैल्यू हो जाएगी x। ठीक है, सिमिलरली अब जस्ट सपोज कि हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब यहां पर भी आप ये देखिए कि ये वाला जो पार्ट था, नेस्टेड पार्ट, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ कब है? जब हमें ये डिक्लेयर हो चुका हो कि y जो है वो मिनिमम है। अगर y ही मिनिमम नहीं है तो x और z को आपस में कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये पार्ट जो है हमारा नेस्टेड पार्ट है, क्योंकि इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। अब जस्ट सपोज हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई कि y की वैल्यू मिनिमम नहीं है, तो यहां से हमारे x भी मिनिमम नहीं मिला हमें, और यहां से हमें y भी मिनिमम नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है? z। अब हमें दोबारा से कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। जब x भी मिनिमम नहीं है, y भी मिनिमम नहीं है, तो ऑब्वियसली जो थर्ड वेरिएबल मिला z, वही हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा। अब z तो मिनिमम डिक्लेयर हो गया, लेकिन x और y को कंपेयर करने की जरूरत तो अभी भी है। तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे? x और y का कंपैरिजन। इफ x लेस देन y, तो मिन, मिड और मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिन कोमा मिड कोमा मैक्स इज इक्वल टू, मिन की वैल्यू थी z और यहां से x अगर लेस है तो x की वैल्यू हो गई मिड और y की वैल्यू हो गई मैक्स। एल्स अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि x की वैल्यू छोटी नहीं है y से, तो यानी कि y की वैल्यू छोटी है या फिर इक्वल है, तो छोटी हो या इक्वल हो, दोनों ही कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं? मिन, मिड, मैक्स इज इक्वल टू, मिनिमम तो z ही रहेगा। यहां से क्या पता चल गया कि y की वैल्यू मिड है और x की वैल्यू जो है वो क्या है? मैक्स आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने मिन, मिड और मैक्स जो है डिसाइड कर लिए। तीनों वेरिएबल को एक एक कंसीडर किया कि पहले हमने मिनिमम फाइंड आउट किया, पहले चेक किया कि x मिनिमम है तो y और z को कंपेयर करके डिसीजन लिया। फिर चेक किया कि अगर y मिनिमम है तो x और z को कंपेयर करके सारे वेरिएबल्स का डिसीजन लिया, और अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब मिनिमम तो z है, x और y को कंपेयर करके डिसाइड किया कि मीडियम और मैक्स कौन सा है। तो यहां से हमें हमारे मिन, मिड और मैक्स तीनों वेरिएबल्स जो है वो मिल गए। इसके बाद हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट स्टेटमेंट किस लेवल पे आएगी? इस एल्स के लेवल पे, जहां पे ये एल्स स्टेटमेंट है उस वाले पे। ये हमारी एल्स स्टेटमेंट थी, इसके अंदर हमने इफ एल्स कंडीशन लगा दी थी वो। अब यहाँ पे बाहर आने के बाद हम क्या देंगे? प्रिंट स्टेटमेंट असेंडिंग ऑर्डर
of the given numbers is, अब हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट करवाएंगे? मिनिमम, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले सबसे छोटा। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप मिन, मिड और मैक्स इस तरीके से लिख सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो फाइन। बट अगर आप थोड़ा सा और जो है अपेयरेबल बनाना चाहते हैं अपने आउटपुट को, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पहले आपने मिन प्रिंट करवाया, अब इसके बाद आप लेस देन का साइन प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग है तो कोट्स में लिखेंगे। इसके बाद मिड वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे कोमा लगा के, अगेन जो है हम लेस देन का साइन प्रिंट करवा देंगे और फिर कोमा लगा के मैक्स वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। तो इससे आपका आउटपुट जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था हमारा कि अगर आपके पास नंबर्स हैं 3 तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे करवा सकते हो, जिससे आई होप कि आपको नेस्टेड इफ एल्स जो है लगाने अच्छे से समझ आ गए हों। इस प्रोग्राम को आप अच्छे से देखिए, समझिए, अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, क्योंकि सिर्फ थियोरेटिकली करने से नेस्टेड इफ कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट अगर आप उसे प्रोग्राम की हेल्प से करेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो अगर इस प्रोग्राम में किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाए। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल कर लेते हैं नेस्टेड इफ का ही। जस्ट सपोज कि हमारे पास जो है 3 नंबर्स हैं और हमें उनका सम कैलकुलेट करना है, बट कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमें सिर्फ और सिर्फ नॉन डुप्लीकेट नंबर्स का जो है सम कैलकुलेट करवाना है। तो हमारे पास प्रोग्राम है इनपुट 3 नंबर्स और उसके बाद कैलकुलेट सम ऑफ नॉन डुप्लीकेट नंबर्स। अब यहाँ पे नॉन डुप्लीकेट नंबर्स का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक नंबर्स का जो है सम फाइंड आउट करना है। अब 3 नंबर्स में से अगर एक भी नंबर के कोई डुप्लीकेट नंबर है तो यानी कि आपके पास एक इंडिविजुअल नंबर जो है वो बच जाएगा। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर्स लेने हैं, तो सपोज हम एक्स, वाई और जेड 3 नंबर्स ले लेंगे। अब उसने बोला है कि आपको डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो सम में काउंट नहीं करनी है, आपको सिर्फ नॉन डुप्लीकेट नंबर्स लेने हैं। नॉन डुप्लीकेट मतलब यूनिक नंबर, और जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उन्हें आपको इग्नोर कर देना है। अब जस्ट सपोज एक्स और वाई की वैल्यू डुप्लीकेट है तो आपके पास सिर्फ z अकेला बच गया। अगर x और z की वैल्यू डुप्लीकेट है तो y अकेला बच गया। अगर आपके पास z और y की वैल्यू डुप्लीकेट है तो आपके पास x अकेला बच गया, ठीक है। और अगर या फिर आपके पास क्या होगा कि किसी की भी वैल्यू जो है डुप्लीकेट होगी ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं। अगर एक भी नंबर की वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है तो तीसरा नंबर जो है अकेला बच जाएगा। तो या तो ये सिनेरियो होगा इन तीनों में से, या फिर तीनों ही नंबर्स जो हैं वो यूनिक होंगे, किसी की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, और या फिर तीनों ही नंबर्स की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। तो यही 5 सिनेरियो बन सकते हैं, या तो तीनों ही जो है यूनिक हैं या तीनों डुप्लीकेट हैं, और अगर तीनों में से 2 डुप्लीकेट हैं तो एक अकेला सिंगल नंबर जो है वो बच जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम क्लियर होना चाहिए कि इस जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें क्या क्या सिनेरियो हमारे पास बन सकते हैं, क्योंकि जब सिनेरियोज हमें क्लियर होंगे तभी तो हम उसके बेसिस पे कोडिंग लिखेंगे कि हमारा कोड जो है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि यूजर से 3 नंबर इनपुट लो और नॉन डुप्लीकेट नंबर्स का सम करवाओ, ठीक है। तो अगर नॉन डुप्लीकेट नंबर्स में या तो तीनों जो है वो नॉन डुप्लीकेट है, यूनिक है, तो तीनों का सम जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर तीनों अगर डुप्लीकेट है तो उस केस में हमारा सम 0 हो जाएगा, हम सम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। और या फिर अगर 2 नंबर डुप्लीकेट है तो सिर्फ तीसरा नंबर जो है वो एज अ रिजल्ट हमारे पास बच जाएगा। तो अब हम इसके लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि 3 नंबर्स जो है हमें वो इनपुट करवा लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज 3 नंबर्स ले लिए x, y एंड z। x इज इक्वल टू int इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, दूसरा नंबर इनपुट करवा लेंगे, int इनपुट एंटर सेकंड नंबर, और इसके बाद जो है हम थर्ड नंबर इनपुट करवा लेंगे, int इनपुट
एंटर थर्ड नंबर। अब जब हमने तीनों नंबर इनपुट करवा लिया, अब हमें सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम सम को स्टोर करवाएंगे। इनिशियली आप इसे या तो 0 ले लीजिए या नन ले लीजिए, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंडीशंस लगानी है कि जिससे जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो सारे सिनेरियोज कवर कर सके। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे पहले दो वेरिएबल्स का। आप चाहें तो कोई भी दो वेरिएबल्स ले सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई भी। मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे एक्स और वाई से कि सबसे पहले हम एक्स और वाई को कंपेयर करते हैं कि एक्स और वाई जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो पहली कंडीशन हमने लगाई, इफ एक्स इक्वल इक्वल वाई। अगर x और y इक्वल है, उस केस में हमारा कौन सा सिनेरियो फुलफिल होगा कि x और y इक्वल थे, तो हमें सम में क्या स्टोर करवाना है, सिर्फ और सिर्फ z स्टोर करवाना है। तो हमारा जो सम वेरिएबल, उसके बाद हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सॉरी, सिर्फ x और y अगर इक्वल है तो उससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि z जो है वो यूनिक है। ऑब्वियसली z जो है वो भी x और y के इक्वल हो सकता है। तो इसलिए पहले हम एक बार और यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। क्या चेक करेंगे, इफ z इक्वल इक्वल x। अब z को चाहे आप x से कंपेयर कर लो या y से, क्योंकि जो ये था हमारा x, अगर x और y दोनों इक्वल थे तो यहाँ x और y दोनों में से किसी भी एक से कंपैरिजन कर लो, आपका जो है रिजल्ट वो फुलफिल हो जाएगा। इट्स बेटर कि जस्ट अ सेकेंड हम यहाँ पर चेक करें नॉट इक्वल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर x और y इक्वल है बट z इन दोनों के इक्वल नहीं है तो इसका रिजल्ट सम में स्टोर होएगा। अगर z भी इक्वल है तो हमें सम स्टोर करवाना ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या चेक करेंगे, इफ z नॉट इक्वल, ठीक है। z की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, x या y दोनों में से कोई भी एक आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। अगर z की वैल्यू x और y के इक्वल नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू, सम में हमारा क्या आ जाएगा, z, कि z जो है वो यूनिक है। ओके, यहां से हमारा इतना पार्ट सोल्व हो गया। अब ये तो हो गया कि जब x और y की वैल्यू इक्वल थी लेकिन z जो है वो यूनिक था। अब अगर ये कंडीशन सपोज फॉल्स हो गई कि x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है, अब उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर x और y आपस में इक्वल नहीं है तो हमें z की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। z की वैल्यू को क्या चेक करना पड़ेगा कि z की वैल्यू जो है वो x के इक्वल है या नहीं, या z की वैल्यू जो है वो y के इक्वल है या नहीं। जब ये दोनों इक्वल थे तो हमने एक ही कंडीशन लगाई, क्योंकि हमारे जब ये दोनों इक्वल है तो एक से ही कंपेयर करके हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर x और y इक्वल नहीं है तो z की वैल्यू को हमें x से भी कंपेयर करना पड़ेगा और y से भी कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि तीनों यूनिक हैं या इनमें से कौन से नंबर्स जो है वो सेम है। तो यहां से हम इस इफ कंडीशन के साथ जो है क्या लगाएंगे, एल्स पार्ट, कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या हो। ये एल्स पार्ट जो है मैं आपका नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर रही हूं। एल्स, अब हमें यहाँ पर क्या करना था, ऑब्वियसली हमें ये पता है कि x और y इक्वल नहीं है। इफ कंडीशन फॉल्स हुई है तो इतना रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब हमें चेक करना है x z के इक्वल है या नहीं, और x y के इक्वल, सॉरी, x z के इक्वल है या नहीं, और y और z जो है वो इक्वल है या फिर नहीं। ठीक है, ये दोनों सिचुएशंस जो है हमें चेक करनी है। तो हम यहाँ एल्स के अंदर क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ x इक्वल इक्वल z। अब हमने x और z का जो है वो कंपैरिजन किया कि अगर x और z की वैल्यू आपस में इक्वल है तो उस केस में हमारा क्या होगा कि x और z की वैल्यू तो इक्वल हो गई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको रिजल्ट में क्या मिल गया कि num2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिक नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए x और z की वैल्यू इक्वल है और y पता है कि x के इक्वल तो नहीं है। तो अगर y जब x के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली y जो है वो z के इक्वल भी नहीं होगा। तो यानी कि y क्या हो गया, यूनिक नंबर हो गया। तो सम में क्या आ जाए, सम इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y। अब यहाँ पर देखिए, इवन मैंने ये पीछे भी जो सम इज इक्वल टू z लिखा था, इसे हम लिखेंगे सम प्लस इक्वल z, या फिर आप कह सकते हो आपको ये लिखना है सम इज इक्वल टू सम प्लस z। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि हमें जो है
बाद में सम में कुछ और रिजल्ट स्टोर करना पड़े, इसलिए बेटर है कि हम इस तरीके से रिजल्ट लिखें। अदरवाइज आप सिंपली सम इज इक्वल टू एक्स या फिर सम इज इक्वल टू वाई लिख लेंगे तो भी यहाँ पे हमारा चलेगा, क्योंकि हमें क्लियर है कि यही एक इकलौता नंबर जो है वो यूनिक नंबर है, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने की जो है वो जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद यहां से हमें पता चल गया कि सम जो था वो सिर्फ y आएगा, बट सपोज ये कंडीशन फॉल्स हो गई, x और z आपस में इक्वल नहीं है, तो इट मे बी पॉसिबल कि y और z जो थे हमारे वो आपस में इक्वल हो, तो हमें वो कंडीशन जो है वो चेक करनी पड़ेगी। अब वो कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे, दोबारा से हम इफ कंडीशन लगाएंगे, या तो आप इफ लगा लो या एलिफ लगा लो, चॉइस इज योर्स। एलिफ y इक्वल इक्वल z। अब अगर y और z आपस में इक्वल हैं, तो यहां से देखिए, यहां से हमें क्या पता चलेगा, x जो था वो y के इक्वल नहीं था, तो x जो है वो z के इक्वल भी नहीं होगा, यानी कि x जो है वो हमारा कौन सा नंबर हो गया, यूनिक नंबर बन गया। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस x। ये पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी प्रीवियस कंडीशन थी उस वहां से हमें पता चला था x नॉट इक्वल y, ठीक है। ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो गई तो यहां से क्या क्लियर हो जाएगा, x नॉट इक्वल z। एलिफ पे आए, अगर एलिफ भी फॉल्स हो गई तो एलिफ से पता चल गया y जो है नॉट इक्वल z, यानी कि x जो है वो y और z के इक्वल नहीं है, y जो है वो z और x के इक्वल नहीं है, z जो है x और y के इक्वल नहीं है, यानी कि तीनों ही नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है। यहां तक हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया, तो इससे हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, एल्स सम इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रही होगी, ये जो हमने सम प्लस लिखा है तो इससे हम इरेज ही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। यहाँ पे आप सिंपली लिख लीजिए सम इज इक्वल टू वाई, सम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ आया हो। एक बार हम दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है या नहीं समझ में आया है तो उनको ये जो है समझ आ जाए। यहाँ इफ पार्ट से जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो तीन नंबर्स थे x, y और z थे, तो सबसे पहले हमने दो नंबर्स को कंपेयर किया, x इक्वल इक्वल y हमने कंपेयर किया। तो इफ x इक्वल इक्वल y, अगर x और y की वैल्यू इक्वल है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो z है उसकी वैल्यू इन दोनों के इक्वल है या फिर ये यूनिक है। तो हमने इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगाई, इफ z इक्वल इक्वल x, चाहे x से कंपेयर करो या y से, बात इक्वल है क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू सेम है। अगर z की वैल्यू भी जो है x के इक्वल है तो उस केस में हमारा सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों नंबर्स जो हैं वो हमारे इक्वल हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि z जो है वो x और y के इक्वल नहीं है, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पीछे जो है सीधा नॉट इक्वल लगा के चेक किया था, तो आप चाहो तो ये दोनों पार्ट करने की बजाय आप सिंपली यहाँ पर लिखिए इफ z नॉट इक्वल x। z नॉट इक्वल x का मतलब क्या है कि z जो है y के इक्वल भी नहीं होगा, z जो है x के इक्वल भी नहीं होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सम इज इक्वल टू z। या तो आप ये दोनों सिचुएशंस लिख दीजिए या सिर्फ इतना पार्ट लिख दीजिए, आपका प्रोग्राम जो है हो जाएगा। इसके बाद इस इफ से बाहर आए, इस इफ से बाहर आए यानी कि x जो है नॉट इक्वल y हमें मिल गया। अब हमें पता है कि x जो है वो नॉट इक्वल y है, इतना रिजल्ट हमें मिल चुका है इस स्टेटमेंट से, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो यानी कि x और y इक्वल नहीं है। बट अब हमें किसे कंपेयर करना है, z को। अब जब x और y इक्वल नहीं है तो z की वैल्यू को हमें x से भी कंपेयर करना पड़ेगा और z की वैल्यू को हमें y से भी कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों में से किसी के भी इक्वल हो सकती है। तो पहले हम z को x से कंपेयर करेंगे। इफ z नॉट इफ z इक्वल इक्वल x, अगर z और x की वैल्यू इक्वल है इसका मतलब क्या है कि z की वैल्यू y के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्या रिजल्ट मिल चुका है, x नॉट इक्वल y। तो अगर z और x इक्वल है तो यानी कि z जो है वो y के इक्वल नहीं हो सकता। z जो है वो y के इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x और y की वैल्यू जो थी वो
अलग अलग थी। तो जब z की वैल्यू y के इक्वल नहीं है तो यानी कि y तो हमारा यूनिक नंबर बन गया, तो इसलिए सम क्या हो जाएगा हमारा, सम इज इक्वल टू y, राइट। सिमिलरली हम z की वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम एलिफ लगाएंगे, z इक्वल इक्वल y। अगर z और y की वैल्यू आपस में इक्वल है तो यानी कि x यूनिक बच गया, तो सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू x। लेकिन अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई, पहले बड़े वाले इफ से हमें मिल चुका था x नॉट इक्वल y, यहाँ से हमें मिल गया z नॉट इक्वल x, और यहाँ से हमें मिल गया z नॉट इक्वल y, यानी कि x y और z तीनों में से आपस में कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल्स सम इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। तो x में x y और z तीनों की वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। अब जब हमें सम की वैल्यू मिल गई है तो इसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट सम ऑफ नॉन डुप्लीकेट नंबर्स इज, और उसके बाद सम वेरिएबल डिस्प्ले करवा देंगे, और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया हो। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है इसे आप विदाउट नेस्टेड इफ भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए आपका ये टास्क है कि आप इस क्वेश्चन को विदाउट नेस्टेड इफ यूज करके सिंपल इफ कंडीशन से जो है वो करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि आप कर पाए हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसे विदाउट नेस्टेड इफ यूज किए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।